नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम भारतेंदु रचित नाटक अंधेर नगरी पर चर्चा कर रहे थे। सर्वप्रथम हमने उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर बात की। आज हम अंधेर नगरी नाटक के कथानक पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित अंधेर नगरी नाटक बहुत ही कम कलेवर का हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण एक नाटक है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखे व्यंग्य किए गए हैं। ये व्यंग्य समय के साथ पुराने नहीं हुए हैं, बल्कि आज भी की परिस्थितियों में भी ये अनुकूल और सटीक साबित हो रहे हैं। इसके कथानक में कोई विशेष गंभीरता नज़र नहीं आती है। यह एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया नाटक है, लेकिन फिर भी इसके मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। अंधेर नगरी नाटक की रचना वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर लिखी गई है। लेखक ने इसे एक ही रात में लिखकर पूरा किया गया था, ऐसा मानना है। रजवाड़े का राजा निकम्मा और नशेबाज है, जिसे राजकाज और जनता की भलाई के रूप में कुछ भी नजर नहीं आता। वह न्याय और अन्याय के भेद को भी नहीं जानता है, न समझता है। वह मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर भी। परंपरा से प्राप्त धन दौलत का उपयोग करना ही बस उसे आता है। वह जनता का भरपूर शोषण करता है और सबको अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास करता है। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं, जो काफ़ी छोटे हैं, जिसमें गद्य और पद्यात्मक के मिश्रण के हिसाब से इस नाटक को गति प्रदान की गई है। पहले अंक में महंत जी अपने 2 चेले चपाटों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए नजर आते हैं। गोवर्धन दास को नगर के पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भीख लेने के लिए भेजते हैं और उन्हें लोभ न करने का कहा जाता है, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। दूसरे अंक में बाजार में कबाब वाला, घने चने बेचने वाला घासीराम, नारंगी वाला हलवाई, मुगल पाचक वाला, मछली वाला और बनिया अपने अपने पेशों के अनुसार आवाज़ लगाकर अपनी वस्तुएं या चीज़ें बेच रहे थे। उनकी आवाज़ें उनकी वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर वे हर वस्तु को टके शेर से मिलती है।
जब गोवर्धन दास इस नगरी का नाम पूछता है तो उसे जवाब मिलता है कि नगर का नाम है अंधेर नगरी, और राजा का नाम बताते हैं कि चौपट राजा, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा। इसे ही कहावत बनी है। गोवर्धन दास भीख मांगने के बाद 7 पैसे की 3.5 सेर मिठाई लेकर जाता है। तीसरे अंक में महंत और नारायण दास एक और राम भजे इत्यादि भजन गाते हुए नजर आते हैं, और वहीं दूसरी ओर गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए दिखाई देते हैं। महंत गोवर्धन दास की 3.5 किलो वाली मिठाई देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तब गोवर्धन दास कहता है कि इस नगरी में सभी चीज़ें टके शेर में मिलती है। 7 पैसे से मैंने ये सारी मिठाई खरीदी है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यह महंत इस नगरी में रहने के लिए मना करता है। यहाँ रहने पर विपत्ति आ सकती है, लेकिन गोवर्धन दास अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं करके वहीं रुक जाता है। चौथे अंक में राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर सब वहाँ हैं, और राजा एक नशे में धुत है। इसमें राजा की विवेकहीनता और नगर की अंध व्यवस्था को उजागर किया है। फरियादी की बकरी मर जाने पर दोषी को सजा देने के लिए दीवार, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गडेरिया, कोतवाल को बारी बारी से बुलाया जाता है। आखिर में कोतवाल को दोषी मानकर फांसी पे लटका दिया जाता है। 5वें अंक में गोवर्धन दास के गीत के द्वारा अंधेर नगरी की विशेषता को उजागर किया गया है। तभी एक प्यादा गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाने लगता है, तो गोवर्धन दास घबरा जाता है और पूछता है कि मैंने क्या बिगाड़ा भी तो तुम मुझे पकड़ते हो। उस प्यादे ने कहा, फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण मोटे आदमी को फांसी देनी है। बकरी के मर जाने पर किसी को फांसी तो देनी है, ऐसा राजा का फरमान है। 6ठे अंक में गोवर्धन दास दुखी होकर अपने गुरु को याद करता है और पछताता है। तभी गुरु आकर गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं कि गुरुजी और चेला फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। तब राजा पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो। तब गुरु कहते हैं कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह स्वर्ग में जाएगा। तब राजा कहता है कि राजा के आगे कौन जो स्वर्ग में जा सकता है, मुझे फांसी चढ़ाओ। तब राजा को फांसी पर चढ़ाया जाता है। अंधेर नगरी के लेखक ने विशेष विवेक शून्य राजा के द्वारा से तत्कालीन परिस्थितियों को भी अंकित किया है, बल्कि वो उनसे प्रभावित शासक, प्रजा और सामान्य आदमी की मूल्यहीन चेतना को यथार्थ के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया है।